आगे के भाग में आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगाया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो देखिए, तो लाल बिहारी जाने के लिए तैयार है, तो आनंदी रोक रही है, हाथ पकड़ी हुई है, जाने के लिए नहीं दे रही है। लेकिन लाल बिहारी का मन अभी भर गया है, तो इसलिए वो मुंह, अपने भाई को मुंह न दिखाते हुए जो है चले जाना वो चाहते हैं। तो आनंदी पूछती है, कहाँ जाओगे? जहाँ पर मेरा कोई मुंह न देखे, ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयार है, ये लाल बिहारी कहता है। तो आनंदी जो है, मैं जाने नहीं दूंगी, इस प्रकार उसका हाथ पकड़कर वो बताती है। तो लाल बिहारी जो है तो कहता है, मैं यहाँ पर रहने योग्य नहीं हूँ। जब मेरा भाई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता है, मुझसे गुस्सा है, नाराज है, तो मैं कैसे इस घर में रह सकता हूँ? तो ये लाल बिहारी की है। तो इसलिए जिस प्रकार उन दोनों की बात चल रही थी, तो वहाँ पर उसकी जो मतलब उनका मन नहीं लग रहा है, भाई को लेकर इतने गुस्से में है, तो उनका मन अभी साफ नहीं हुआ है, तो मैं कैसे रहूं, क्या करूं? तो लाल बिहारी अपना दुख जो है व्यक्त करता है। तो जिस प्रकार वो वहाँ पर कह रहा है, लाल बिहारी के प्रति भी जो है आनंदी का कोई जो है अलग भावना नहीं रही है। तो देवर है, देवर को बेटे के स्थान पर देखने वाली है, तो आनंदी भी जो है बहुत ही अच्छी है, सुशील है, गुणवती थी, तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके मन में ये सब कुछ, इतना भाव जो है बरकर, या फिर ये जो कुछ भी हुआ था उसे इतना मन में रखकर नहीं बैठी हुई थी। तो इसलिए वो कहती है, ईश्वर को साक्षी मानकर, मतलब भगवान को साक्षी मानकर मैं कह रही हूँ, मेरे मन में इसके प्रति कोई भी मैल नहीं है। मतलब जो घटना हुई है, जिस तरह हरकत हुई, उससे लेकर मेरे मन में कुछ भी भाव नहीं है। तो ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने के लिए कोशिश कर रही है। तो जिस प्रकार देवर और भाभी के जो बीच में संभाषण हो रहा था, संवाद हो रहा था, ये सुनते हुए तब जाकर जो है वहाँ पर श्रीकंठ का जो है मन एकदम से बदल जाता है, फिर पिघल जाता है। तो दोनों भाइयों के बीच का ये जो व्यवहार था, तो उनका मन पिघल जाता है। तो वो जो है आकर अब लाल बिहारी को गले लगता है। तो जिस प्रकार दोनों भाई मिलते हैं, तो दोनों को खुशी होती है, दोनों को आंसू आ जाते हैं। और लाल बिहारी का यही है कि कभी इसके बाद ऐसा मत कहना कि तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हो। तो वो जो है वहाँ पर उसे बहुत ही मन के लिए लगा हुआ था। भाई है, भाई के प्रति इतना वो आदर रखता है, और उसके भाई अगर इस तरह कहेगा तो कैसी होगी? तो इसीलिए जो है वो सोचता है, फिर उनके सामने ये कहता है कि चाहे तुम्हें अगर मेरे ऊपर गुस्सा है, या फिर मुझे अगर गलत की सजा देनी है तो सजा दो, दंड दो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। ये कहते हुए अपने दुख जाहिर करता है। और श्रीकंठ भी जो है उसे गले मिलाकर जो है, तो इन बातों को भूल जाओ, इसे मन में न रखो, इस तरह कहते हुए दोनों एक दूसरे की जो है वो गले मिलकर अपनी जो दुख है या फिर सुख है, दोनों का जो है वो वहाँ पर आदान प्रदान करते हैं। बेनी माधव जो बाहर गए हुए थे किसी काम से, उसी समय जो है अंदर आ जाते हैं। तो उससे मतलब दोनों भाई मिले हुए हैं, गले लगाए हैं, इसे देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है। और खुशी होकर जो है वहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह वो वहाँ पर खुशी खुशी मिले हुए हैं, तो कहते हैं बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती है, तो जो बिगड़ता हुआ काम है वो बना लेती है। तो आनंदी बड़े घर की बेटी थी, और वो जो है इस तरह का जो बिगड़ता हुआ, मतलब दोनों भाई अलग हो रहे थे, घर की स्थिति बिगड़ रही थी, उसे अच्छी तरह से उन्होंने ही संभाला। आनंदी की वजह से ही जो है दोनों भाई मिल गए, तो ये भाव वहाँ पर आ गया। और गाँव में भी जो है
ये जब वृत्तांत चला या फिर गांव के लोग जब ये सब सुने तो वो लोग भी जो है जिस तमाशा वो देखना चाहते थे वो तमाशा नहीं हुआ, तो इस कारण से जो है वहाँ पर वो कह देते हैं या फिर उनके मन में भी यही भाव आ जाता है कि बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती है। तो उनके प्रति कोई मन में क्लेश नहीं है, उनके प्रति किसी के मन में वो भाव नहीं रह जाता है। तो ये भाव जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो स्थिति जो है ऐसे हो गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहानी का अंत होता है। प्रेमचंद जिस तरह बड़े घर की बेटी इस शीर्षक से जो कहानी लिखा है या फिर जिस संदेश को वो देना चाहते हैं वो सार्थक लगता है। तो आनंदी बड़े घर की बेटी होने के बाद भी जिस तरह यहाँ पर अपने आप को या फिर अपने आप को डालकर उस जीवन शैली से जुड़ाकर उस घर के रीति रिवाज के अनुसार चलती है, कोई भी अपनी ओर से कोई ग्लानि हो, अपनी ओर से कोई दोष वो देना नहीं चाहती है और भाइयों के बीच वो झगड़ा कराना नहीं चाहती। उनका उद्देश्य अलग था कि उनके प्रति जो मारने के लिए भी तैयार होकर आ गए उनके ससुर, वो उनको अच्छा नहीं लगता। ये भाव जो है इसी कारण से वो थोड़ा बहुत उदास हो जाती है और अपने आप को जो है असुरक्षित मानती है। अपने आप को असुरक्षा मानने के कारण मतलब श्रीकंठ साथ में रहने वाला नहीं है, शनिवार के दिन आने वाला है, तो इसीलिए जो है वो चाहती है कि उनके न रहने के संदर्भ में उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो। तो दोनों भाई अलग होने का जो भाव था या फिर वो जो संदर्भ वहाँ पर निर्माण हो गया था उसे बदलकर आनंदी यहाँ पर दोनों भाइयों को मिलाती है और अपने ससुर को भी वो खुशी वो दे देती है, अपने ससुराल को अच्छी तरह से वो निभाती है। तो इसीलिए बड़े घर की बेटी शीर्षक दिया गया है। आनंदी ने जो काम किया या फिर दोनों भाइयों के मन से जो है वहाँ पर कुछ नहीं है, मन से वो अपने आप को अलग नहीं मानते, लेकिन वो जो क्रोध आया हुआ था, वो जो गुस्सा आया हुआ था, इसी कारण से था। तो ये जो है यहाँ पर कहानी के संदर्भ में है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पूर्णतः समझ में आया होगा। प्रिय छात्रों, तो आपको बड़े घर की बेटी इस कहानी का सारांश या फिर भाव समझ में आया होगा। तो उसके संबंधित पाठ समाप्त होने के बाद आप लोगों के पास किताब है या फिर जो मैंने PDF भेजा है उसके संदर्भ में हो सकता है, तो आप किताब खोलकर देख सकते हैं। देखिए, पाठ के अंत के बाद आप लोगों को कठिन शब्दार्थ दिया गया है। तो कठिन शब्द मतलब कुछ जो कठिन शब्द है उस अर्थ के साथ वहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो उसका आप लोग देख सकते हैं, या फिर इससे हटकर भी कोई कठिन शब्द है कहानी के संदर्भ में तो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा या फिर जैसे भी आपके लिए सुविधा हो उसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, कठिन शब्द के बाद मुहावरे दिए गए हैं। कुछ मुहावरे जो पाठ के संदर्भ में आए हैं उन मुहावरों को यहाँ पर दिया गया है। पाठ पढ़ाते संदर्भ में मैंने इसको लेकर बताया था कि मुहावरे बीच बीच में आते हैं और मुहावरे जो है भाषा को सुंदर या फिर अपनी शैली को बढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो भाषा की सुंदरता और ज़्यादा होती है। इस कारण से हर कोई लेखक हो, साहित्यकार हो, तो मुहावरों का, लोकोक्तियों का कई सारे अलग अलग जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मुहावरे जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो पाठ के बाद इस तरह जो मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरे दिए गए हैं, तो ये जो मुहावरे हैं आपको परीक्षा के अंतर पूछा जाता है, जो जोड़कर लिखने में आता है। मैच द फॉलोइंग जो कहा जाता है उसके अर्थ में यहाँ पर मुहावरे दिए जाते हैं। ये मुहावरे 4 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है। एक भाग में मैच द फॉलोइंग 2 भाग देना है, तो एक भाग पर जो है मुहावरे दिए जाते हैं, उसके अर्थ जो है यहाँ पर हेरा फेरी करके देते हैं। तो जो मुहावरा यहाँ पर एक भाग में दिया गया है उसका सही अर्थ पहचान कर आपको और उसकी अनुक्रमा सही ढंग से आपको लिखना है। तो ये मुहावरे के संदर्भ में है। तो मुहावरे जो पाठ के बाद दिया गया है वहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुहावरे भी है, उसका अर्थ भी है, उन्हीं में से जो है आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिखने का जो संदर्भ है या फिर जिस तरह लिखना है उसको लेकर मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। तो पहली बार है इसलिए मैं विस्तार से बता रही हूँ, इसे ध्यान से आपको दिमाग में रखना है। हर पाठ के बाद मैं ये कहने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए हर पाठ के बाद यही सिलसिला जारी रहेगा। हर पाठ के बाद आपको कठिन शब्द दिए जाते हैं, हर पाठ के बाद उसमें अगर मुहावरे वगैरह आए हैं, मुहावरे दिए जाते हैं, तो उसको आपको ही देखना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिए किस तरह आपको हर पाठ के बाद आपको दिमाग में रखकर काम करना है। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सभी काम आपका है, आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ के बाद जो है
पहला वाला अंश है एक शब्द, एक या फिर वाक्यांश या फिर वाक्य में आपको उत्तर देना है, शीर्षक दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 1 अंक के प्रश्न हैं। परीक्षा के संदर्भ में कई सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये जो प्रश्न हैं आपको 1 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में ध्यान में रखिए, पाठ के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं वही प्रश्न आपको प्रश्न पत्रिका में परीक्षा के लिए आते हैं, अन्य कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पाठ के बीच में से कोई निकालकर ऐसा कुछ नहीं आता है। तो पाठ के बाद जो भी दिया गया है, पाठ्यक्रम के बाद जो आपको अभ्यास के तौर पर जो दिया गया है वही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं, शीर्षक दिया गया है, वाक्य, वाक्यांश या फिर शब्द में आपको उत्तर देना है। तो कभी कभार उत्तर शब्द में भी हो सकता है, कभी कभार उत्तर वाक्यांश में होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, आधा वाक्य भी होता है। संपूर्ण वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, जितना वाक्य के रूपों में उत्तर है उतना मात्र लिखेंगे तो काफी है। या फिर कभी कभार हमें पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना होता है, फिर लिखने के लिए हमें आता है। तो ऐसे संदर्भ में आपको जो सटीक है, जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उदाहरण में कहती हूँ, एक ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे, प्रश्न है। तो उत्तर क्या है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, है ना, श्रीकंठ और लाल बिहारी, है या नहीं। तो 2 इतना मात्र अगर आप लिखेंगे तो भी आपको 1 अंक मिलता है। पूरा वाक्य में लिखेंगे तो भी 1 अंक है। समझ में आ रहा है मैं कह रही हूँ। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे, प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 2 इतना मात्र शब्द लिखेंगे तो आपको अंक मिल जाता है। आप अभ्यास पर जो है नोटबुक बना रहे, जहाँ पर लिखना है तो वहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे तो काफ़ी है। तो इसीलिए यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य में उत्तर लिखना है। वहाँ पर नाम पूछा नहीं गया है, नाम आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्रीकंठ और लाल बिहारी दोनों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे, अच्छी बात है, लिख सकते हैं, लेकिन आपको अंक किसके लिए मिलता है, ये जो 2 शब्द उत्तर के रूप में लिखते हैं इसके लिए है, ठीक है। शब्द में लिखना है, अंकों में नहीं। 2 शब्द में लिखना है, अंक में लिखना नहीं है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आपको लिखना है। अब अगर दूसरा अगर लेते हैं तो देखिए, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का क्या नाम था, दिया गया है, आगे प्रश्न है। बड़े बेटे का नाम क्या था, श्रीकंठ सिंह, ठीक है। तो श्रीकंठ सिंह इतना ही शब्द लिखेंगे, काफ़ी है उत्तर के रूप में। तो ये सारे जो है 1 अंक के प्रश्न हैं, तो इसीलिए जो है जितना पूछा गया है उतना मात्र आपको उत्तर वहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया। तो ये जो है परीक्षा में आपको ये सारे जो भी पहले मुख्य प्रश्न के रूप में जो आया हुआ है वो परीक्षा की दृष्टि से या फिर परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रिका में 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं। जितना पूछा गया है उतना लिखेंगे, काफ़ी है, और उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा मुख्य प्रश्न है, दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, यहाँ पर तो 5 प्रश्न हैं। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सिर्फ उत्तर दीजिए कहा गया है। तो उत्तर लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर विस्तार से लिखना है। ये जो दूसरे भाग में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पत्रिका में परीक्षा के संदर्भ में आपको 3 अंक के लिए होते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको 3 अंक के लिए आता है। तो 3 अंक के संदर्भ में आपको उसी अनुक्रमा में अंक के हिसाब से लंबा उत्तर लिखना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए, प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है यहाँ पर। तो बेनी माधव सिंह का, उनका जो परिवार है उसका परिचय हमें देना है। बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पर परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, और एक ही वाक्य में देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही वाक्य में लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो 3 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है, और शीर्षक भी है, विस्तार से लिखना है। तो इसीलिए हमें उत्तर को विस्तार से लिखना है। तो विस्तार कैसे करना है, हमें कैसे करेंगे विस्तार, तो देखिए, बेनी माधव सिंह का परिवार को लेकर हमें कहना है। तो अगर आपको कहानी याद है तो पहले जो शुरुआत है वो बेनी माधव सिंह के परिवार को लेकर ही कहानीकार ने कहा है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में हो सकता है, पहले मतलब उनके जो बुजुर्ग थे उनसे संबंधित होकर बेनी माधव की अब की जो स्थिति है, उनके जो 2 पुत्र है, किस तरह के, ये पूर्ण जो है उस परिचय में आया हुआ है। तो उतना लंबा चौड़ा परिचय हम लिख सकते हैं परीक्षा में,
नहीं होगा ना। तो इसीलिए जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो ठीक से पाठ पढ़िए और उसके बाद अपने वाक्यों में उत्तर बनाकर लिखेंगे तो ये परीक्षा में आपके लिए आसान होगा। क्योंकि हम लोग जैसा है वैसे किताब में से निकाल हूबहू लिखेंगे या फिर उसका नकल करके लिखेंगे तो परीक्षा में पूर्ण याद रख कर लिखना कभी कभार मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोगों को वो जो लंबा चौड़ा परिच्छेद है ठीक से पढ़िए, उसमें जो मुख्य अंश है उसे चुनकर अपने वाक्यों में उत्तर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। बेनी माधव सिंह का बहुत ही समृद्ध परिवार रहा है और वो जो है गौरीपुर के तालुकेदार के रूप में या फिर वो जो है नंबरदार और ज़मींदार के रूप में जो है उन्होंने सेवा दी है। और उनके जो बुजुर्ग थे तो पक्का कुआं जो आजकल के जो कुएं वगैरह जो भी तालाब वगैरह है सभी उन्हीं के लेन देन है। मतलब गाँव में उतनी जो है लेन उनके परिवार से मिला हुआ है, इतना मतलब समृद्ध परिवार उनका रहा है। लेकिन होते होते जो है उनका परिवार में जो है संपत्ति घटती गई और बेनी माधव सिंह जो है वकील की वृत्ति मतलब ज़्यादा पसंद करने के कारण वकीलों को भी जो है आधे से अधिक संपत्ति भेंट स्वरूप उन्होंने दे दिया था। लेकिन प्रस्तुत अगर उसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो उनकी पहले की तुलना में अब जो है बहुत ही कम देखने के लिए हमें मिलता है। इतने गाय बैल भी उनके यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा जो है उनका सीधा साधा परिवार जो है रहा है। और बेनी माधव सिंह के दो पुत्र है, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी। और श्रीकंठ बीए तक की पढ़ाई करके दफ्तर में नौकरी पर लग गया है और लाल बिहारी जो है खा पीकर तंदुरुस्त रहकर लाडला बनकर जो है पहलवानी गिरी करते हुए अपना समय जो है वो निकाल रहा है। तो इस प्रकार आप ऐसे 6-7 पंक्तियों में उत्तर लिखेंगे तो वो काफ़ी रहेगा। समझ में आया? तो 3 अंक के संदर्भ में कम से कम आप लोगों को जो है 7-6 पंक्तियों का उत्तर होना ज़रूरी है। गिनकर ही लिखना ऐसा नहीं कह रही हूँ, जो जितना ज़रूरी अंश वहाँ पर उत्तर के रूप में आता है उतना लिखना ज़रूरी है। तो ये जो है लंबे प्रश्न के संदर्भ में है जो परीक्षा में 3 अंक के लिए आता है। पाठ के बाद जो भी दिया गया है हर प्रश्न का उत्तर आपको लिखकर रखना है। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसीलिए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना आपका काम है। अगर कहानी ठीक से सुने हैं, कहानी समझ में आया है और ठीक तरह से आप लोग इसमें पढ़े हैं तो आपको आसानी से वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है, तो तीसरा अंश है ये। तो ये जो है आपको किसने किससे कहा ये आपको वहाँ पर देना है। वाक्य दिया जाता है, शायद इससे पहले आप लोग इसे किए होंगे। वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य को किसने कहा किससे कहा ये मात्र लिखेंगे काफ़ी है। एक ही वाक्य बनाकर आपको लिखना है। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी। देखिए पहला वाक्य है यहाँ पर, जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। पाठ में जो भी वाक्य आया है वही वाक्य देते हैं और किसने किससे कहा संदर्भ में ध्यान में रखिए। जब संभाषण होता है एक दूसरे के बीच जब बातचीत चलती है तभी मात्र दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब 2 पात्र वहाँ पर होने हैं, 2 पात्रों के बीच वहाँ पर बातचीत होनी है या फिर उसके बीच संभाषण चलनी है, एक दूसरे पात्र वहाँ पर बात किया होगा तभी मात्र जो है वहाँ पर संभाषण बनेंगे, वाक्य बनेंगे, तभी मात्र किसने किससे कहा आता है। अगर नहीं है तो किसने किससे कहा नहीं आएगा। खुद लेखक बता रहा हो, खुद एक ही व्यक्ति वहाँ पर सब कुछ घटना बता रहा हो, कुछ ऐसा संदर्भ है तो वहाँ पर किसने किससे कहा नहीं आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर है पात्र आया हुआ है, आनंदी है, लाल बिहारी है, बेनी माधव सिंह है और श्रीकंठ सिंह है। तो कई सारे ऐसे पात्र आए हुए हैं जो एक दूसरे के बीच जो है संभाषण चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर किसने किससे कहा आया हुआ है। तो ये पहला वाक्य जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है वाक्य दिया गया है ना, तो ये वहाँ पर संभाषण के द्वारा ही है। और किसने कहा, अगर कहानी में आप देखते हैं तो अगर आपको याद में है किसने कहा, लाल बिहारी ने कहा है ना। दोपहर के समय वो खाने के लिए आता है और मांस पकाने के लिए भी लेकर आया हुआ होता है, चिड़िया लेकर आया हुआ होता है और अपनी भाभी को जो है वो पकाने के लिए कहता है ना। सही है ना, याद आ रहा है ना। तो वही वाक्य है, लाल बिहारी ने कहा। किससे कहा लाल बिहारी ने? आनंदी से कहा। तो ये वाक्य आपको लिखना है। तो ये किसने किससे कहा परीक्षा में आपको 1 अंक के लिए आता है। ठीक है, किसने कहा किससे कहा काफ़ी है, किस पाठ से है, लेखक कौन है, ये सब लिखेंगे। लिखने पर भी आपको उसके लिए अंक नहीं मिलता है, अंक मिलता है तो आपको किसने कहा किससे कहा इसके लिए मिलता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस वाक्य को उत्तर कैसे होना है, इस वाक्य को लाल बिहारी ने आनंदी से कहा।
या फिर इस वाक्य को लाल बिहारी ने अपने भाभी से कहा, क्योंकि आनंदी भाभी लगती है तो भाभी ही वो पुकारता है, तो इसीलिए ऐसे आप लिख सकते हैं। आनंदी की जगह भाभी भी लिख सकते हैं, भाभी की जगह आनंदी भी लिख सकते हैं। नाम याद है तो वो जोड़ सकते हैं, या फिर भाभी भी जोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसने कहा, किससे कहा, काफी है। लाल बिहारी ने आनंदी से कहा, हो गया। उसके बाद बढ़ा चढ़ाना जरूरी नहीं है। उसके बाद है चौथा है ससंदर्भ स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। इसमें यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आप कहते हैं तो वो है, ये भी आप लोग किए होंगे, फिर भी दोहराती हूँ, ध्यान में रखिए। यहाँ पर वाक्य दिए जाते हैं, जैसे वाक्य है अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया, वाक्य आया हुआ है। तो इस वाक्य का किसने किससे कहा, किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है बताना जरूरी है। संदर्भ जोड़ना जरूरी है, कौन से संदर्भ में इस वाक्य को कहा गया है ये भी जोड़ना है, और इससे संबंधित कोई विशेष बात हो तो वो आपको लिखना जरूरी है। मतलब संदर्भ का स्पष्टीकरण आपको देना है। पूर्ण इतना सब कुछ अनुक्रमा में लिखेंगे तभी मात्र आपको 3 अंक मिलते हैं। परीक्षा में ससंदर्भ स्पष्टीकरण आपको 3 अंक के लिए आता है। ठीक है, देखिए पहला वाला था अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। देखिए वाक्य है, वाक्य के वहाँ पर प्रश्नार्थक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कौन से पाठ से है, बड़े घर की बेटी। लेखक कौन है, प्रेमचंद या फिर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वाक्य में भी आप लिख सकते हैं। इस वाक्य को बड़े घर की बेटी इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी इस पाठ से इस वाक्य को लिया गया है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको अनुकूल हो, जैसे सुविधा हो, जैसे आसान हो, वैसे आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी है पाठ का नाम सही आना है, लेखक का नाम सही आना है। ठीक है, और वाक्य संगठन कर रहे हैं, वाक्य के द्वारा उसका रचना के द्वारा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें गलती नहीं होना है। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा जोड़ना है। इस वाक्य को लाल बिहारी ने अपने भाभी से कहा, है ना। लाल बिहारी कहता है ना इतनी जल्दी कैसे घी खत्म हो गया, प्रश्न करता है वो, तो वो वाक्य आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद संदर्भ जोड़ना है। तो संदर्भ कैसे जोड़ते हैं आप लोग, कौन से संदर्भ में इस वाक्य को कहा गया ये आपको कहना है। तो कौन से संदर्भ में कहा, लाल बिहारी दोपहर के समय खाने के लिए आता है तो चिड़िया पकाने के लिए आया हुआ था, और आनंदी पहले से ही खाना बनाकर तैयार रखी थी, लेकिन देवर के वजह से फिर से वो मांस को पकाती है। थोड़ा बहुत जो घी बचा था वो पूर्ण मांस में डाल देती है। जब खाने के लिए लाल बिहारी बैठता है तो दाल में घी नहीं होता है, तो पूछता है तो आनंदी उत्तर देती है कि थोड़ा ही था घी और मैंने पूर्ण मांस में डाल दिया, इस तरह जवाब देती है उल्टे में। तो लाल बिहारी को ये ठीक नहीं लगता और वो खुद कहता है कि वो जो है अभी परसों घी लाया था। मतलब आप जानते हैं मध्यम वर्ग का परिवार जो राशन वगैरह लाता है, महीने भर का जो है राशन वो लेकर आते हैं, फिर कुछ दिनों का जो है वो राशन ऐसे लेकर आते हैं, रोज रोज का नहीं ला सकते हैं, तो कुछ समय के लिए वो लेकर आए रहते हैं और उसे जो है पूर्ण रूप से किफायत करते हुए उतने दिनों तक उसे चलाना होता है। लेकिन आनंदी को वो ध्यान में नहीं है, कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा ऐसे सोचकर वो पूर्ण डाली हुई होती है, वो सब बात की है। तो संदर्भ यहाँ पर ये जोड़ना है आप लोगों को कि वो जो पूर्ण था या फिर वो जिस तरह से मतलब घी पूर्ण रूप से वो मांस में ढाली होती है, तो उसका उत्तर पाकर जो है लाल बिहारी गुस्से में आकर वो कहता है अभी परसों घी लाया था, इतना ही जल्दी उठ गया, ये कहता है। तो स्पष्टीकरण देना है तो आप उसके बाद उसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो इस तरह पूर्ण विस्तार आपको करना है। स्पष्टीकरण में क्या करना है, तो लाल बिहारी और आनंदी के बीच जब इस तरह का बहस शुरू होता है तो दोनों के बीच आवेश या फिर मनमुटाव शुरू होने के कारण इस प्रकार जो है वहाँ पर बात आती है कि आनंदी जो है जो घी है उसे बचाने के बजाय पूर्ण रूप से उसे मांस में डाल लेती है, तो ये भी कारण है। और जो लाल बिहारी है तो वो जो देख रहा था या फिर खाने के लिए बैठा हुआ था उसे वो अच्छा नहीं लगता है, तो दाल में घी न होने के कारण वो उल्टा प्रश्न करता है। तो ये जो है उसको ठीक न लगने के कारण जो है अपने भाभी से इस तरह से वो पूछ लेता है। ये आपको वहाँ पर कहना है, स्पष्टीकरण देना है। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर एक जब लिखते हैं लेखक, पाठ का नाम, किसने कहा, किससे कहा, संदर्भ, उसके स्पष्टीकरण पूर्ण विस्तार से देते हैं तो आपको 3 अंक मिलते हैं। संदर्भ
यहाँ पर प्रमुख है। कौन से संदर्भ में कहा गया, एक ही वाक्य में लिखेंगे नहीं चलेगा संदर्भ, थोड़ी बहुत विस्तार में आपको 3-4 पंक्ति में कम से कम आपको लिखना है, तभी मात्र आप पूर्ण अंक ले सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न का भाग है पाठ के संदर्भ में है, तो पाठ से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद जो आते हैं प्रश्न वो व्याकरण से जुड़े हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां यहाँ पर है वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध करना है। तो यहाँ से अभी जो है व्याकरण का भाग शुरू होता है। तो वाक्य शुद्ध करना है, कैसे वाक्य शुद्ध करना है, तो देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्ध दिए नहीं होते हैं। मतलब शुद्ध मतलब उसे सर्फ एक्सेल डालकर धोना, धोकर रखना, पवित्र करके रखना, गंगा में डुबकी लगा के रखना, इस अर्थ में नहीं है। शुद्ध करना मतलब क्या है, वो व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है, गलतियाँ होते हैं उसमें, तो उसे आपको शुद्ध करना है। ठीक से सुनिए, व्याकरणिक दृष्टि से है। व्याकरणिक दृष्टि से मतलब लिंग में, वचन में कभी कभार वहाँ पर बदलाव रहते हैं, या फिर आप लोगों के जिस तरह मतलब वाक्य संगठन करते हैं उसमें गलतियाँ होते हैं। लेकिन वाक्य शुद्ध जब हम करते हैं शुद्ध वाक्य को लेकर जब हम बता रहे होते हैं, तो उस संदर्भ में हमें वाक्य के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं लानी है। अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं मतलब जो दिया गया वाक्य पढ़ते हैं, वो वाक्य पढ़ने पर भी शुद्ध करके लिखने के बाद भी जो वाक्य पढ़ते हैं उस वाक्य के संदर्भ में भी जो है उस वाक्य में कोई बदलाव नहीं आना है, अर्थ में बदलाव नहीं आना है, कोई भिन्नता वहाँ पर नहीं होनी है, तभी मात्र सही रूप हो सकता है। उदाहरण के लिए बताती हूँ। पहला है, देखिए उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनकी पितामह है, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। उनकी पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनकी नहीं होना है, उनके होना है। पितामह बुजुर्ग है, बड़े हैं, बहुवचन रूप देना है। और पितामह पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए उनकी शब्द नहीं आता है, उनके होता है। पाठ में आया है, पाठ में आया हुआ ही वाक्य हमेशा रहता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए व्याकरण स्वतंत्र होता है। पाठ से संदर्भ जुड़े ही वाक्य दिया जाए ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभार बाहर के भी वाक्य आपके लिए आते हैं। तो इसलिए व्याकरण के संदर्भ में भाग ठीक से आप पहचानेंगे, ठीक से उस भाग को या फिर उस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं व्याकरण के संदर्भ में, उस प्रश्न के उत्तर देने के काबिल आप रहेंगे, तो वाक्य कोई भी हो आप उसके उत्तर सटीक लिख सकते हैं। तो उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे, सही वाक्य है। अब समझ में आया शुद्ध कैसे करना है। इस प्रकार व्याकरण की गलतियां होते हैं वाक्य में, तो ये आपको परीक्षा में 4 अंक के लिए है। एक एक वाक्य के लिए 1-1 अंक होता है, तो इसे आपको सटीक बनाकर वाक्य आपको लिखना है। तो अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आनी है, उसी अर्थ में आपका वाक्य रहना है, ठीक है। उसके बाद है कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये छठा है प्रश्न, मुख्य प्रश्न छठा, 6th क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोष्टक में ब्रैकेट, इंटू ब्रैकेट कुछ शब्दों को दिए जाते हैं। शब्द हो सकते, कारक हो, चिन्ह हो, कुछ भी वहाँ पर उत्तर के रूप में दिए होते हैं। तो यहाँ पर नीचे कोष्टक दिए होते हैं, तो जो रिक्त स्थान से भरे वाक्य होते हैं, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है, तो रिक्त स्थान उसे हमें भरना है। बिट्टस्थल तुम्बिरी कन्नड़ में जो आता है वो है। तो जहाँ पर सटीक वाक्य हो या फिर शब्द हो, चिन्ह हो, जो भी आना हो, उसके लिए जगह छोड़ा जाता है, उसमें सटीक उत्तर आपको भरना है। तो ये तो आसान है, किए होंगे आप लोग, करते आए होंगे, तो देखकर आपको वो करना है। यहाँ पर उत्तर मात्र लिखेंगे तो भी काफ़ी है, लेकिन आप नोट्स में लिखते समय पूर्ण वाक्य लिखिए, क्योंकि उत्तर मात्र लिखेंगे, परीक्षा के समय आप पढ़ते हैं ना, तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से वाक्य के लिए उत्तर है। तो नोट्स में लिखते संदर्भ में आपको पूर्ण वाक्य लिखिए, परीक्षा में सिर्फ उत्तर लिखेंगे काफ़ी है। तो ये भी आपको 5 अंक के लिए आता है। परीक्षा में 5 अंक के लिए आता है, एक के लिए 1-1 अंक है। जो भी वहाँ पर दिया जाता है वो उत्तर के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अन्य लिंग रूप लिखिए। देखिए शब्द देते हैं, उसका लिंग परिवर्तन आपको करना है। तो लिंग में परिवर्तन हमें करना है। ठाकुर पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो ठाकुर पुल्लिंग शब्द है, इसे हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। ठाकुर ठकुराइन है ना, तो इस प्रकार हमें इसे बदलना है।
पति पत्नी, उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ऐसे आपको परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, इस प्रकार आपको परिवर्तन करके रखना है या फिर लिखना है। इसीलिए अन्य लिंग रूप लिखिए कहा गया है। तो ये भी परीक्षा में आपके लिए आते हैं। तो ये परीक्षा में आपको दो अंक के लिए होता है, मतलब 2 शब्द देते हैं तो एक एक के लिए 1-1 अंक है, ठीक है। उसके बाद है अन्य वचन रूप लिखिए। तो अन्य वचन रूप लिखिए, ये भी वैसा ही है, एक वचन या फिर बहुवचन में शब्द देते हैं, उसे दूसरे वचन में आपको परिवर्तन करना है। देखिए घर, बेटी, बैंस, तो शब्द में बता रही हूँ यहाँ पर जो दिए गए हैं। घर घर ही होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है वचन में। बेटी दीर्घ है, बेटी एक वचन शब्द है, उसे बहुवचन बनाएंगे, बेटियां होता है। और बेटियां जो दीर्घ है वो ऋस्व में परिवर्तन होकर बेटियां या अनुस्वार के साथ रहना है, ठीक है। तो ये जो है वचन के संदर्भ में है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है अभ्यासक्रम समाप्त होता है। तो ये आपको परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से मैंने बताया है। हर पाठ के बाद आपके लिए इस तरह के प्रश्न होंगे, पाठ से जुड़े और व्याकरण भाग से जुड़े। तो इसको आप ठीक तरह से लिखते जाएंगे तो परीक्षा में आपके लिए आसान होगा और आप लोगों को ध्यान से इनके उत्तर लिखना है। तो लिखकर मेरे लिए भेजना है। तो आप जैसे ही लिखेंगे उसकी फ़ोटो निकालकर या फिर जो PDF वगैरह बनाने का है जो भी बनाएंगे बनाकर मेरे लिए भेजना है। पाठ समाप्त होने के बाद 2 दिन का मैं समय देती हूँ। 2 दिन के अंतर्गत आपको हर पाठ का जैसे जैसे होता है, इसके बाद भी है, मैं फिर से दोहराने वाली नहीं हूँ, हर पाठ के बाद कहने वाली नहीं हूँ। तो जैसे मैं पाठ समाप्त करूँगी वैसे आप लोगों को इसे समाप्त करके रखना है, ठीक है। लिखने का काम आपका है। कोई उत्तर वगैरह समझ में नहीं आता है तो आप उससे लेकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर पाठ के संदर्भ से जुड़े आपको लिखना ही है। धन्यवाद।